आज जो लेसन आप करेंगे वो शॉल है। र ग जाधव इसके लेखक हैं। शॉल आप जानते हैं, जो पहनने वाली शॉल्स होती हैं। जब कोई लिटरेचर में किसी को अवार्ड दिया जाता है या लिटरेचर में किसी का सम्मान किया जाता है, तब उनको ये शॉल पहनाई जाती है। तो यहाँ पे लेखक ने उस शॉल की इम्पोर्टेंस बताई है कि वो शॉल जो है वो उनको दी तो जा रही है, लेकिन सिर्फ शॉल ही उनके लिए काफ़ी नहीं होती है, उन्हें और भी बहुत कुछ की ज़रूरत होती है। लेकिन सम्मान मिल जाता है, इतनी शॉल्स मिल जाती हैं कि कभी कभी रखने की जगह भी नहीं होती है। फिर किस तरह लेखक ने उस शॉल का यूज़ किया है वो भी आपको बताएगा। तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 पर इसका उतारा क्रम 1 है, आप देख सकते हैं। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो तेवढ्यात सुनीताबाईने मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शॉल दिली तर चालेल का? काय? लेखक कहता है कि भाई एक बार मैं पु ल देशपांडे, ये मराठी के बहुत ही फेमस लेखक हैं, बहुत बड़े राइटर हैं और काफ़ी इनका नाम है मराठी लिटरेचर में। तो कहते हैं कि भाई एक बार मैंने पु ल देशपांडे के घर किसी काम से गया था। जब मैं उनके घर पे काम कर चुका और वहाँ से निकलने लगा, तब उनकी पत्नी यानी उनकी वाइफ सुनीताबाई ने मुझसे कहा कि रुक जाओ, और फिर मुझसे पूछा कि अगर मैं आपको शॉल दूँ तो आपको चलेगा? अगर शॉल आपको दे दूँ एक? मी एक पायावर हो म्हटले. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शॉल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. कहते भी मैं एक पैर पे तैयार हो गया इस बात के लिए कि मुझे शॉल दे दी जाए। और जब सुनीताबाई ने और पु ल देशपांडे ने मुझे शॉल देने का कहा, तब मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ कि भाई इतना बड़ा राइटर है मराठी का और वो मुझे एक शॉल देना चाहता है। ती शॉल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नहीं। लेखक कहता है कि वो शॉल मैंने ली और लाकर अपने घर में जो मेरे सुटकेस था कमरे में उसमें रख दी, और मैंने उसको कभी भी यूज़ नहीं किया, ऐसे ही रखे रहा। पुढे वाईला विश्वकोशांचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. तिथे नदी काठांच्या प्राग पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। लेखक कहता है उसके बाद मैं फिर दूसरी जगह चला गया। वाई महाराष्ट्र का आपका एक ज़िला है। कहते हैं मैं वाई चला गया और वहाँ पर मैं जो विश्वकोश है उसका अध्यक्ष बन गया, और वहाँ पर नदी के किनारे जो स्कूल था उसी में मुझे रहने के लिए कमरा मिला था। मैं उसी कमरे में रहने लगा। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोड्या प्रवाहावर होत्या। मुझे दक्षिण की तरफ, जो साउथ की तरफ मेरे कमरे की खिड़कियाँ खोलती थी उस तरफ कृष्णा नदी बहती थी। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडक्या खाली घाटांच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एक टोपलीत ठेवून मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती। एक बार मैंने एक लेडी को देखा अपनी खिड़की से कि मेरी खिड़की के नीचे जो नदी का किनारा था वहाँ पर एक बाई, एक औरत ने अपने बच्चे को एक टोकरी में रखा हुआ है, एक टोकरी लेकर मछलियाँ पकड़ने के काम में बिजी है। तिचे छोटे मूल एक टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती। तिचे बाळ कडकड्यांच्या थंडीने कुडकुडत रडत होतो, पण आई तिकडे बघतही नव्हती। तो बच्चा बेचारा सर्दी से कांप रहा था, रो रहा था, पर उसकी माँ उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो अपने काम में मस्त थी, बिजी थी। वो मछलियाँ पकड़ पकड़ के एक टोकरी में रखे जा रही थी। मला मात्र राहवले नाही, मैं रह नहीं पाया। मला मात्र राहवले नाही। मी सुटकेसमधील पुलकित शॉल काढली, 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली। भाई मैंने एक शॉल निकाली उस सूटकेस में से जो मेरे पास थी, और फिर मैंने
50 का नोट निकाला और उस औरत को आवाज़ लगाई अपनी खिड़की से, खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले। और खिड़की से ही मैंने उसको सारी चीज़ें दे दी और फिर मैंने उससे कहा, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बस। ले इस शॉल को लो, इस बच्चे को शॉल में लपेट दो पहले और फिर मछलियाँ मारती बैठो। या घटनेचे ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती। इस घटना की जो खुशबू थी, जो मैंने ये मदद की थी इस लेडी की, इसकी खुशबू जो थी वो शॉल के की खुशबू से भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जब कपड़ा हम रख देते हैं ना, बहुत दिन तक यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके अंदर एक स्मेल आ जाती है। इसने यहाँ पे इसको पुलकित शॉल बोला है। शॉल का पुलकित यानी जिसके ऊपर फ्लावर्स हों। कवी भैर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलन गाजवत पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष ही झाले। भाई कवि नारायण सुर्वे, ये भी मराठी के एक बहुत ही फेमस कवि हैं नारायण सुर्वे। तो यहाँ पे लेखक ने बताया कि भाई नारायण सुर्वे जो थे वो बहुत ही सभा सम्मेलनों में जाते थे, बहुत सारे कविताएं पढ़कर सम्मेलनों को जीत लेते थे, बहुत ही उनका नाम था और वो आगे चलकर लिटरेचर के सम्मेलन जो थे उसके अध्यक्ष बन गए। परिणामात त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरती तसे। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानांची शॉल व श्रीफळ त्यांनी मिळत राही। भाई उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, बहुत उन्हें अवार्ड दिए जाते थे, सम्मान किया जाता था, ऑनर किया जाता था, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी शॉल्स तोहफे में मिलती थी और साथ ही साथ बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते थे। तो नारायण सुर्वे जो है वो मराठी के बहुत ही फेमस कवि हैं। यहाँ पर एक कवि का नाम आया है और ऊपर एक लेखक का नाम आया है, पु ल देशपांडे। वो बहुत ही बड़े लेखक हैं मराठी के। और यहाँ पर एक कवि का नाम आया है नारायण सुर्वे, क्योंकि आपको एक बॉक्स में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से कवि थे जो सारे सम्मेलन को जीत लेते थे। व शाली घेऊन घेऊन मी आता शाली त्यांना मिळत राही। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। एक बार उन्होंने कहा कि भाई इतने सारे शॉल्स रिसीव करते करते इतने सारे मुझे इनाम मिलते हैं कि अब मैं खुद ही शालीन हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्याच नव्हते तर कुणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। भाई जो उनकी बात के पीछे का मकसद था, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी आसानी से समझ सकता था कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं। शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? खरे तर खरीखुरी शालीनता शालिविन्याव शोभले सर्वे मुड़ताज शालीन। शालीनच्या वर्षावखाली त्यांच्या, भाई वो क्या कहना चाहते, खुद ही बहुत ही शालीन थे और साथ ही साथ शॉलों की बरसातें उन पर हुई, बहुत सारे उनको शॉल पहनाए गए जिस जिस कार्यक्रम में वो जाते रहे वहाँ पर। तो कहना क्या चाहते थे वो इस बात के पीछे? वो तो खुद ही शालीन थे कि शॉल ने उनको शालीन कर दिया। शालीनच्या वर्षावखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नहीं, कभी क्षीण ही झाली नहीं। लेकिन कभी भी शॉल की बरसात हुई, उन्हें इस बात का कभी प्राउड नहीं हुआ, घमंड नहीं हुआ और ना ही उनकी शालीनता कभी खोई खुद की। वो हमेशा कितने भी शॉल्स उनको मिल गए लेकिन वो शालीन ही रहे। ना ही कभी उन्होंने अपनी शालीनता खोई और ना ही उन्होंने कभी थके हुए इस चीज़ से। नहीं, मी कवी वर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली तरी खरेदी करून सर्वांना एकच शाल लागेच नेऊन देईन।
यावर तो शालीन कवी मनापासून हंसला। कवि से मैंने कहा, जब उनकी बात सुनी कि भाई शॉल मिलने से मैं शालीन हो गया, तब मैंने कहा कि भाई अगर शालीनता शॉलों से आती है तो मैं फिर पैसा लगाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, और बहुत सारी शॉलें खरीदूंगा, चाहे मैं कर्जदार हो जाऊं, और सबको बांट दूंगा। मतलब जो लोग बुरे हैं, जो लोग अच्छे नहीं हैं, उनको मैं बांट कर उनको अच्छा बना दूंगा, अगर शॉल देने से शालीनता आती है तो। मी कवी विराना म्हटलो, शालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते तसेच आहे। सन्मान करवण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। जब मैंने कवि से कहा कि भाई अगर शालीनता शॉल से आती तो मैं भी बहुत सारे शॉल्स खरीद लूँगा और लोगों में बांट दूँगा, चाहे उसके लिए मैं कर्जदार हो जाऊँ, चाहे उसके लिए मैं भीख क्यों ना मांगूँ। भाई शॉल्स की वजह से शालीनता आती है या जाती है, इस क्वेश्चन का आंसर वैसे का वैसा ही है, क्योंकि सम्मान करने से, रुपए पैसे से खरे तर एक शालीन जग, जो सम्मान करते हैं उस रूप में एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा है। भाई ये सिर्फ एक धोखा है, ये सच नहीं है, ये एक झूठ है कि भाई शालीन से जो शॉल से शालीनता आती है, ऐसा मुझे लगता है, लेखक कहता है। इसलिए वो कहता है कि भाई नारायण सुर्वे की बात कहने के पीछे शायद रीज़न क्या था, तो इसका रीज़न जो हमें आपको समझ में आता है वो ये है कि भाई जो कवि होता है या लेखक होता है उसको सम्मान तो बहुत मिलता है, शॉल्स तो बहुत मिलती हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उनको बहुत ज़रूरत है, वो उनको कभी भी यानी उनको सिर्फ शॉल्स नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, उसके साथ उनको और भी बहुत कुछ चाहिए। जो कवि होता है या लेखक होता है वो इस तरह से गरीबी की या बेचारा बैकवर्ड होता है बहुत ज़्यादा, उसको और भी बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है जो उसको नहीं मिल पाती है लाइफ में। इसलिए यहाँ पर इस लास्ट पैराग्राफ में जो लेखक है वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि शॉल से और रिस्पेक्ट देने से भी ज़रूरी और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको वो चाहते हैं कि उनको लाइफ में दी जाए, मिले, लेकिन सिर्फ बड़े लेखक और कवियों का सम्मान करके उन्हें शॉल्स पहनाकर या उनको मेडल्स दे के या उनको शील्ड वगैरह देकर सम्मान कर दिया जाता है, लेकिन उनकी और भी कुछ चीज़ों की नीड होती है। ख़ास करके जो कवि होता है, लेखक होता है, उसकी लाइफ जो होती है वो काफ़ी मिजरेबल होती है, बेचारे के पास अच्छा गुजारा करने के लिए पैसा नहीं होता है, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं लेकिन उनको जो और चीज़ों की ज़रूरत है वो कभी नहीं पहुंचाते हैं। तो यही बताना चाहता है यहाँ पे लेकर। इसका फर्स्ट पैराग्राफ आप देख सकते हो डाइजेस्ट में। पु ल व सुनीताबाई यांनी दिलेला शालीच्या लेखकाने केलेले उल्लेख। तो यहाँ पर मैंने इसने पूछा है कि भाई पु ल देशपांडे और उनकी पत्नी ने जो शॉल लेखक को दी थी, उस शॉल का लेखक ने क्या वर्णन किया है, तो उसने उसको पुलकित शॉल बोला है। ये रहा, यहाँ पे आपको देख सकते हैं पैराग्राफ में। आणि मग माझे मारत बस या घटनेची पुलकित शॉल, तो ये पुलकित बोला है उसने। आपका क्वेश्चन, उतारात उल्लेख असणारी नदी, इस उतारे में एक नदी का नाम आया है। तो इस उतारे में जहाँ पे वो मछलियाँ पकड़ रही है लेडी बच्चे को रख के सर्दी में, तो उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। तो इसने बताया कि मेरी खिड़की जो थी वो कृष्णा नदी। तो ये रहा, यहाँ पे आपका पैसेज में आप देख सकते हो कृष्णा। और ये जो पैसेज है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इतना पैसेज आधा पार्ट 1 में आधा लेसन आपको कराया गया है, इसको रीड करके अच्छी तरह पढ़ कर जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और ये जो पैराग्राफ है इसको पैसेज के इनको सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इनको रिटर्न वर्क करना है, जो आप हमें भेज सकते हो। आपको एक अपनी नोटबुक बनानी है मराठी के लिए,
जिसमें जो भी पैसेज पढ़ाया जाएगा उस पैसेज को आपको रिटर्न फॉर्म में करना है हमारे ट्यूशन वर्क के लिए, क्लासेस के लिए अपनी। तो ये काम आपका डेली रहेगा, ये आपका रिटर्न बेस भी रहेगा। आपको पढ़ के समझना है, जो वर्ड्स नहीं समझ आते हैं वो अंडरलाइन करके आप भेज सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये पैसेजेस होमवर्क में करने हैं, पढ़ना है, लर्निंग करना है और साथ ही साथ इसको लिखना है, बिल्कुल इसी तरह बॉक्स बना के जैसा ये आपके दिया गया है। तो तारे में आई नदी का नाम है कृष्णा नदी। सभा सम्मेलन गजवणारे कवि, भाई वो कवि जो सभा और सम्मेलन को जाकर खूब जीता करते थे, तो कवि नारायण सुर्वे, कविवर नारायण सुर्वे दिया हुआ है। तो उस कवि का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था कि इसमें एक कवि का नाम आ रहा है मराठी, नारायण सुर्वे। कोण ते लिहा, कौन है ये बताइए। इसमें है विश्वकोशांचे अध्यक्ष या नात्याने वाहिला जाणारा, तो लेखक राग जाधव। ये पूछा है कि भाई वो कौन था जो विश्वकोश का अध्यक्ष बन के वाहिला गया था, तो ये खुद का नाम यहाँ पे आपको लेखक जो है इस पार्ट का राग जाधव, उसका नाम लिखना है। फिर लेखकाचा शाल घेऊन देऊन गौरव करणारे, भाई लेखक को शॉल देकर किसने लेखक की इज्जत को बढ़ाया था, तो ऊपर दिया है। दोनों का नाम आपको लिखना है, पु ल देशपांडे और सुनीताबाई देशपांडे, दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम लिखना है। वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही आया है। लेखकां मासे पकड़ण्याचा उद्योग करणारी, भाई कौन मछलियाँ पकड़ने के काम में बिजी थी, तो यहाँ पर दिया है एक बाई, सिर्फ एक बाई दिया हुआ है यहाँ पर, एक औरत। फिर नीचे है पुढील प्रसंगी लेखकाने केलेले कृती लिहा, लेखक ने क्या किया वो आपको बताना है। एका बाईचे बाळ कडाक्यांच्या थंडीने कुडकुडत होते, भाई एक औरत का बच्चा कड़ाके की सर्दी में काँप रहा था, तब लेखक ने क्या किया था, तो उसने क्या किया था कि अपने कमरे से शॉल निकाला था सूटकेस से और नोट निकाला था 550 का और उसको खिड़की से ही दे दिया था। तो ये आपको सेकंड पैराग्राफ जो है आपका उसमें मिल जाएगा कि रडत पण आई तिकडे, तो ये वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। लेखक ने कहा कि सूटकेसमधील पुलकित शॉल काढली, तो लेखकाने आप लिखेंगे, लेखकाने सूटकेसमधील पुलकित शॉल काढली आणि 550 रुपयांच्या नोट काढल्या व त्या बाईला हाक मारली आणि खिड़कीतून ते सारे खाली दिले। पर उसने उस औरत को आवाज़ लगाई और आवाज़ लगा के खिड़की से वो सब कुछ उसको दे दिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। आकृती बंध पूर्ण करा, लेखकाला शॉल देणारे जोडपे, लेखक को किस जोड़े ने, किस कपल ने शॉल दिया था, तो यहाँ पर आएगा पु ल देशपांडे और सेकंड ब्लॉक में आएगा सुनीताबाई देशपांडे। वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिलेगा आपको। या ठिकाणी लेखक या कोशांचे अध्यक्ष झाले, तो वाई, और यहाँ पर आएगा आपके लिए विश्वकोशांचे पहले ब्लॉक में। यहाँ पर या ठिकाणी, तो यहाँ पे वाई आएगा, उसने जहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में दिया है, पुढे वाई विश्वकोशांचे अध्यक्ष, और सेकंड में नीचे आएगा विश्वकोश। फिर है विशिष्टे लिहा, विशिष्टे लिहा कृष्णा नदीचा प्रवाह, तो ये आपको ऊपर मिलेगा पैराग्राफ में ही आपका आंसर, या आप अपने पेज के पीछे भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर के साथ नज़र आ जाएगा। अगर यहाँ आप देखेंगे तो आपके सारे आंसर्स के साथ में लिखा हुआ है और आपको यहीं से कॉपी करके लिखना है। तो अगर आप पीछे पेज पे देखेंगे जहाँ पे पैराग्राफ ये पूरे आंसर्स के साथ दिया है, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो ये देखिए कृष्णा नदीचा प्रवाह चिंचोड़ा दिया हुआ है,
और टोपलीत ठेवलेले मूल थंडीने कुडकुडत रडणारे। और जो टोपली में बच्चा रखा हुआ था तो वो क्या कर रहा था, वो रो रहा था कांपते हुए। लेखकाने सुटकेसमधून काढलेली शॉल, तो वो शॉल कैसी थी, पुलकित थी। ये भी आपके पैराग्राफ में दिया है। कविवर्य नारायण सुर्वे यांचे कार्यक्रम, कवि नारायण सुर्वे के प्रोग्राम्स कब होते थे, अहोरात्र चालत होते, यानी रात दिन उनके प्रोग्राम्स चलते रहते थे। तो इस तरह से आप ये आंसर्स यहाँ तक करेंगे। ये पैसेज पूरा आपका, और जो भी समझ में नहीं आया है, ये पार्ट 1 में लेसन था। अभी पार्ट 2 में इसका नेक्स्ट रहेगा आपसे, और फिर पार्ट 3 में इसका डिस्कशन रहेगा इस लेसन का, जिसमें आप कोई भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हो।